सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं प्रोफेसर हरीश सिंह आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूँ, जो आज का हमारा विषय है, वो है कि इतिहास क्या है और यह एक व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे। तो आज बात करेंगे, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। मौसम बहुत ताजगी भरा है। मैं आज चंडीगढ़ में हूँ और ये जो मौसम है निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। हम नेचर से जुड़ते हैं, कुदरत से जुड़ते हैं, प्राकृतिक जो वातावरण है उससे जुड़ते हैं। तो आज का जो विषय है, इतिहास क्या है, इसका डिवीज़न क्या है और इतिहास कितने तरह का होता है, बड़ा विस्तार से बात करूँगा। और इतिहास कैसे हमें जीवन में सहयोग देता है आगे बढ़ने के लिए, कैसे जीवन में निरंतर रूप से हमें जागरूक करता है। तो आज का जो विषय है थोड़ा सा परंपरागत है। इस विषय पर मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, काफ़ी बार मैं इस पे आपसे बातें कर चुका हूँ कि इतिहास क्या है। पहला जो हमारा यूट्यूब चैनल था वो किसी कारणवश रिमूव हो गया, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से रीइंस्टेट कर रहा हूँ। तो इतिहास क्या है, इसका डिवीज़न क्या है और अलग अलग हिस्ट्री के पार्ट क्या होते हैं और कैसे ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत या बहुत बड़ा मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल फैक्टर बनता है। इन सब बातों पर विचार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और ज्ञान के इस जो मापदंड है या ज्ञान का जो ये मंच है, इसका बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, इतिहास क्या है और इसका डिवीज़न क्या है और इतिहास कैसे हमारी समझ को विकसित करता है, इतिहास कैसे हमें संवाद करना सिखाता है, कैसे हमारी तार्किकता को और मजबूत करता है। क्योंकि बगैर संवाद के कोई भी देश, बगैर डायलॉग के कोई भी देश, उसका सिस्टम अधूरा रह जाता है। और इतिहास हमें ये संवाद की ताकत देता है, डायलॉग की ताकत देता है, कन्वर्सेशन की ताकत देता है कि विद्यार्थियों से कैसे संवाद करना है, जैन जी से कैसे संवाद करना है, जैन अल्फ़ा से कैसे संवाद करना है, भारत के वकीलों से कैसे संवाद करना है, किसानों से, जवानों से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से, राजनेताओं से। सिस्टम को कैसे समझना है, सिस्टम की समझ कैसे विकसित हो, इसका जो टूल, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स या जो मजबूती होती है वो हमें इतिहास से मिलती है। तो इतिहास सीधा सीधा अगर ट्रेडिशनली कहा जाए तो इतिहास दो शब्दों से मिलके बना है, इति प्लस हास, यानी ऐसा हुआ होगा, इति ऐसा हुआ होगा। तो इन चीज़ों से बनकर इतिहास की जो ये परंपरागत परिभाषा पूरी होती है। लेकिन मूलतः अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास अतीत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा जोखा है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है और हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इतिहास को एक बड़ा मजबूत विषय के रूप में हमारे सामने रखा और बाद में इतिहास से और विषय निकलते गए। इसीलिए इतिहास को कहा जाता कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इतिहास से राजनीति शास्त्र निकला, फिलॉसफी निकली, भूगोल, कई विषय निकले इतिहास से। तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर कम्युनिकेट करता है। सही मायने में इतिहास उसी को कहा जाता है जब आप प्राचीन काल का आज के समकाल के साथ डायलॉग करा दो। अतीत का वर्तमान के साथ निरंतर संवाद ही इतिहास है। जैसे
एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी देश के अंदर, और जनरली जो मेरे डिस्कोर्स होते हैं उनमें मैं करंट सिनेरियो जो है देश का, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, एकेडमिक्स हो, उस पे मैं हमेशा बात करता हूँ। अभी लगभग 25-26 दिन रांची के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट चली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। और पीछे की लगभग 10 साल की परीक्षाएं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का स्टेटस सामने आया है। इस प्रकार छात्रों की जीत हुई, क्योंकि छात्र जो थे वहाँ के युवा जो थे, कुछ देवेंद्र महतो के समर्थन में थे, कुछ दूसरे भी थे, लेकिन सबका जो कोज था, सबका जो एक लेखा जोखा था, वो बिल्कुल निश्चित था। सरकार को उनको अपनी बात कहनी थी, और ये होना भी चाहिए। इतिहास हमें ये ताकत देता है, ये पहले भी होती रही, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, चाहे वो नालंदा है, चाहे वो विक्रमशिला है। शिक्षकों और छात्रों के बीच निरंतर संवाद होता था, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या जो जो एक वो हो सकते थे। तो उसी भूमिका को हमने झारखंड के रांची में देखा, और वहाँ के छात्रों ने निरंतर संवाद किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, नॉन वायलेंट तरीके से सरकार के साथ बात करी। सरकार ने भी अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, कमेटी बनाई, और विद्यार्थियों को भी कहा कि आप भी अपनी एक कोई 7 मेंबरी या 8 मेंबरी कमेटी बना के हमें दो। लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा, क्योंकि झारखंड नवीन राज्य बना था बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से नवीन राज्य बना था, उत्तरांचल उस टाइम जो बना था आजकल जिसको उत्तराखंड, वो। तो इन तीनों राज्यों के जो कमीशन है, निश्चित रूप से उन तीनों कमीशनों के ऊपर बात होनी चाहिए। और छात्रों ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, और कल छात्रों की मांगें मान ली गई। उन्होंने पीसफुली अपना जो प्रोटेस्ट था वो बंद किया। अपना जो उनका अनशन था, देवेंद्र महतो की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, परमपिता परमात्मा उनको अच्छी सेहत दे, कि उन्होंने एक बहुत लंबा आंदोलन चलाया और बताया। इससे पहले जंतर मंतर का एक आंदोलन हुआ, जो कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हुआ। हालांकि उसमें कई वैराइटीज़ के स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों आंदोलनों ने, और पटना में भी आंदोलन हुआ, इन तीनों आंदोलनों ने, और पटना में अभी भी आंदोलन हो रहा, बॉम्बे में भी एक आंदोलन हो रहा है। इन सभी आंदोलनों ने एक परिपाटी लिख दी कि जो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं थी, मध्यकाल में जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो तानाशाही थी, चाहे वो भाई भतीजावाद था, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी थी, चाहे वो एब्सोल्यूट एक तरह का वहाँ का उनका एब्सोल्यूटिज़म था, उन सब के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। और संवाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, संवाद निरंतर होना चाहिए, ये इतिहास हमें सिखाता है। और इन सब के बाय प्रोडक्ट के रूप में 15 अगस्त 2026 ने 26 में जो 15 अगस्त पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया, और अपनी स्पीच में उन्होंने एक शब्द यूज किया, दिमागी नक्सली। अब देखिए, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि दिमागी नक्सली कौन है। यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दिमागी रूप से पैदल या दिमागी रूप से अंधभगत कौन है। प्रधानमंत्री को हम ब्लेम नहीं कर रहे, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कभी नहीं बोलता। ये हमारा एक पब्लिक प्लेटफार्म है, इस पे हम बात करते हैं करंट्स, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, और जो फिलोसॉफिकल स्लेवरी की बात है उस पे जर्नली हमारा डिस्कोर्स होता है। तो मेरा ये मानना है, और मेरा ये व्यक्तिगत विश्वास है, और ये केवल मेरा एक दृढ़ विश्वास है, कि अगर निरंतर हम संवाद करते रहें तो चीज़ें बदलती है, बदलाव आता है। तो यहाँ पे बात इतिहास की कर रहे थे कि इतिहास प्राचीन काल की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जो व्यवस्थाएं थी, उनका आज के संदर्भ में अगर कम्युनिकेट हो पा रहा है, वो सही मायने में इतिहास है। केवल कहानियाँ पढ़ना, केवल माइथोलॉजी पढ़ना, केवल रामायण, महाभारत, गीता, भागवत गीता पढ़ना इतिहास नहीं है। इतिहास तथ्यों का समुचित वे में
विश्लेषण इतिहास है, नारेबाजी इतिहास नहीं है। फैक्ट्स चेक करना, फैक्ट्स को रीचेक करना, ऐतिहासिक जो हमारे पास हवाले हैं, हिस्टोरिकल जो रेफरेंस है, उनको पढ़ना, उनके ऊपर डिस्कशन करना और बाद में उस पे बार बार अपने व्याख्यान देना, ये इतिहास है। तो मेरा ये मानना है कि इतिहास से हमें पता लगता है कि दिमागी रूप से नक्सली कौन है और दिमागी रूप से पैदल कौन है। क्योंकि दिमागी नक्सली पार्टी के रूप में भी हम एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। दिमागी नक्सली वो है जो सिस्टम पर क्वेश्चन उठाता है। दिमागी नक्सली वो है जो पेपर लीक के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। दिमागी नक्सली वो है जिसको रोज़गार, शिक्षा, ज़मीन, स्वास्थ्य का अभाव हो रहा है, उसको उसकी भागीदारी नहीं मिल पा रही। दिमागी नक्सली वो है जिसको सिस्टम से परेशानी है, जो नहीं चाहता कि यूपीएससी अपना एडामेंट बिहेवियर रखे, जो नहीं चाहता कि यूजीसी या जो एनटीए है वो अपना वो रखे। दिमागी रूप से नक्सली वो है जो तर्क करता है, जो वितर्क करता है, जो डिबेट करता है, जो डिस्कोर्स करता है, जो बताता है कि हमें सामाजिक रूप से ये हमारे क्राइटेरिया होने चाहिए। आज भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और लगभग 64 करोड़ वोटर है। 64 करोड़ हमारे लीगल वोटर हैं और वोट करने का अंदाज, जिसकी कल ट्रम्प साहब ने भी, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बड़ी परहेज करी कि भारत का जो वोटिंग सिस्टम है वो बड़ा ठीक है। तो ट्रम्प साहब को भी अपने अमेरिका के अंदर ईवीएम मशीन लागू करनी चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू नहीं कर रहे तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो भारत के लगभग 64 करोड़ वोटर, इवन 140 करोड़ आबादी को ही मोदी साहब ने नक्सली नहीं कहा। दिमागी रूप से, दिमागी रूप से नक्सली उन लोगों को मोदी साहब ने कहा जो तर्क करते हैं, जो सिस्टम पर क्वेश्चन करते हैं, जो स्टेटस को तोड़ते हैं, जो कहते कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, असमानता नहीं चलेगी, अमानवीयकरण नहीं चलेगा, अवैज्ञानिक सोच नहीं चलेगी, अनसाइंटिफिक टेम्पर नहीं चलेगा, साइंटिफिक टेम्पर चलेगा। हमें रैशनल लोग चाहिए, हमें इरेशनल और दकियानुसी विचार नहीं चाहिए। ये दिमागी रूप से नक्सली लोग ये काम कर रहे हैं। अब उनमें इंटेलेक्चुअल्स भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, प्रोफेसर्स भी है। तो आप किस किस को निशाना बनाएंगे भाई? आप ये देखिए कि आप देश के बड़े सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और आप भारत के वोटरों को, भारत के लीगल जो सिटीजन है उनको आप दिमागी नक्सली कह रहे हैं। उनके दिमाग के ऊपर ही आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। और आप दिमागी पैदल जो लोग हैं, आपको यूज तो ये करना चाहिए था यहाँ पर कि जो दिमागी रूप से पैदल लोग हैं, जो तर्क नहीं करते, जो पढ़ते लिखते नहीं, जिनको कख नहीं आता, कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल दिमागी रूप से एक तरह से बड़े समाज के ऊपर बोझ है, जिनको सिस्टम में कोई खामी दिखाई नहीं देती, जिनको हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है, जिनको हमेशा लगता कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और इतिहास समझ को विकसित करता है, लॉजिकल बनाता है, रैशनल बनाता है, साइंटिफिक टेम्पर पैदा करता है, कनेक्ट द डॉट्स करता है, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, सामाजिक व्यवस्था को आर्थिक से कैसे जोड़ना है, आर्थिक को राजनीतिक से कैसे जोड़ना है, राजनीतिक को धार्मिक से कैसे जोड़ना है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं को कैसे समझना है। और इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की है, लेकिन मैं बड़े सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि इतिहास हमें सिस्टम को समझने की एक गहरी समझ विकसित करता है। इतिहास हमें सहज बनाता है, इतिहास हमें जागरूक बनाता है, रैशनल बनाता है और हमारे अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा करता है। क्योंकि क्रांति विचारों से होती है, हथियारों से नहीं। तो विचार हमारे क्रांति का प्रमुख हथियार है और ज्ञान से ही हमारी सरकार बनेगी। तो हम उन दिमागी नक्सली जो लोग हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं,
उनको इनवाइट कर रहे हैं, उन एडवांस ब्रेन को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भूमिहीन, बेरोजगार जो हमारा संघर्ष मोर्चा है उसमें आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत बहुत उसमें आमंत्रण है। बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का निरंतर संवाद है। जैसी जैसी ऐतिहासिक विशेषताएं रहेगी वैसे वैसे इतिहास का डिवीज़न हुआ है। जैसे भारत के इतिहास की हम बात करें, हालांकि वर्ल्ड लेवल के इतिहास पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास को मूलतः 3 भागों में डिवाइड किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें प्राचीन व्यवस्थाओं पर बात हुई है, तानाशाही पर बात हुई है, उस टाइम डेमोक्रेसी इतनी डेवलप नहीं थी, उस पर बात हुई है। तो प्राचीन काल के इतिहास में बिल्कुल स्टोन एज है, स्टोन एज से लेकर लगभग 800 एडी तक का जो इतिहास है, मोहम्मद बिन कासिम तक का इतिहास है, वो प्राचीन काल लगभग माना है लोगों ने, इतिहासकारों ने। जैसे स्टोन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक काल है, उसमें भी प्री वैदिक है, लेटर वैदिक है, महाजनपद काल है, मौर्य है, पोस्ट मौर्य है, गुप्त है, गुप्तोत्तर है, फिर मोहम्मद बिन कासिम के अटैक है, तुर्कों के हमले तक का जो काल है उसको इतिहासकारों ने प्राचीन काल कहा, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा। और इस पे बहुत मूलतः अगर आपको समझ विकसित करनी है, आप रोमिला थापर को पढ़ सकते हैं, डी.एन. झा को आप पढ़ सकते हैं प्राचीन काल में, के.सी. श्रीवास्तव को भी आप फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। हालांकि के.सी. श्रीवास्तव की किताब एक तरह से उन्होंने तथ्यों का एक ग्रंथ लिख दिया है। हालांकि यूपीपीसीएस है या कई कमीशंस को क्वालिफाई करने के लिए के.सी. श्रीवास्तव पहले पढ़ना उचित रहता था, लेकिन अब जब कई बार पढ़ चुके हैं उसको तो लगता है कि के.सी. श्रीवास्तव एक ग्रंथ लेखक है, इतिहास की कोई समझ विकसित नहीं करते। और डी.एन. झा, रोमिला थापर, इनको पढ़ने से आपको प्राचीन काल की इतिहास प्राचीन काल के इतिहास की एक प्रॉपर गहरी समझ आपको विकसित हो सकती है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी भी है और कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमें मूल रूप से इतिहास का जो डिवीज़न वाला पर्सन है वो लगभग हर स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। इसमें मैं जैन जी और अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहा, हर यूथ को पढ़ना चाहिए। इतिहास हर भारतीय के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसको लगता है कि वो भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को समझना चाहता है, जिसको लगता है कि वो भारत के भूगोल को समझना चाहता है, जिसको लगता है कि भारत के धर्म को समझना चाहता है, जिसको लगता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति या फिलॉसफी को पढ़ना चाहता है, तो मैंने बताया कि इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल स्टोन एज से लेकर बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम के हमले तक का जो इतिहास है वो प्राचीन काल है, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि लगभग 10 चैप्टर के आसपास बनते हैं। स्टोन एज हो गया, उसमें भी जैसे प्री स्टोन हो गया, मिडल हो गया और न्योलिथिक एज हो गया, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये पहला चैप्टर बनता स्टोन एज का। इसमें हमें पता लगता है कि जो प्राचीन काल का जो होमोसैपियंस से पहले वाला जो इंसान है उसका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था, स्टोन के ऊपर उसका जीवन निर्भर था, और कैसे न्योलिथिक एज में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होती है, बहुत बड़ी क्रांति होती है नवपाषाण काल में, जहाँ पे एक पहिए का आविष्कार होता है, पोट्री का आविष्कार होता है और आग की खोज होती है। ये 3 बहुत बड़ी इन्वेंशन उस टाइम की थी, जिसने एक बहुत बड़ी मेंटल रेवोल्यूशन इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति। तो ये हम उस पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको स्टोन एज कहा है, जिसको पत्थर काल, पाषाण काल हम कहते हैं। उसके बाद जब बात आती दूसरे चैप्टर की, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये चैप्टर भी बड़ा विस्तृत है, बड़ा गहन अध्ययन का चैप्टर है, बार बार पढ़ना चाहिए। लेकिन जो स्टार्टिंग के पढ़ने वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद वो कोई भी एक रेफरेंस बुक्स या उसको ज़रूर अध्ययन करें। कोचिंग्स वगैरह के चक्कर में एकदम ना जाए,
पहले आप इतिहास की समझ विकसित करने के लिए खुद उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पैराडाइम्स को समझें, वहाँ की कल्चर को समझें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इट वाज वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें मातृसत्तात्मक समाज है और यहाँ का जो ट्रेड है वो बड़ा डेवलप था। यहाँ की प्लानिंग, सीवरेज, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहा है। मातृसत्तात्मक समाज है, इसके एविडेंस मिलते हैं। राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, सूरत है, वहाँ पर इसके एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद वैदिक कल्चर आती है जिसमें 4 वेदों की हम बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें हमें पहली बार वर्ण व्यवस्था नामक एक सोशल एविल्स के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें पता लगता है कि 4 वर्ण, बर्मा से उनका ओरिजिन दिखाया गया है। वैदिक काल के में ही जन बनता है जनपद, महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की बात यहाँ पे होती है। 16 बहुत बड़ी एक तरह से आप रियासत ही मानो। जैसे आधुनिक काल में हम कहते हैं कि 565 रियासतें थी, तो उस टाइम 16 रियासतें थी। चाहे कोई कांसी है, अवंती है, वज्जी है, मगध है। मगध एक बहुत बड़ी रियासत थी, महाजनपद था। और मगध से ही वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध के पास सारे वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर थे। एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था, वहाँ पर लोहा था, वहाँ पर हाथियों की बहुलता थी, वहाँ की ज्योग्राफी अच्छी थी। इतिहास को बनाने में पॉलिटिकल रीजन्स का तो हाथ रहा ही रहा है, इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ का जो भूगोल है, भौगोलिक व्यवस्थाओं का, क्योंकि जितने पुराने शहर बसे वो नदियों के किनारे बसे, और वहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो ज्योग्राफी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, भूगोल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे बात मगध की हो, चाहे कांसी की हो, चाहे गंगा जमुना दोआब की हो, चाहे हड़प्पा कल्चर की हो, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा बूस्ट देती है इतिहास को। ज्योग्राफी के बिना इतिहास बनता नहीं। जितने पुराने नगर थे वो नदियों के किनारे बसते थे। पानी जो होता है, वाटर एक बड़ा यूनिवर्सल सोर्स होता है, और वाटर हमें नदियों से मिलता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर से मिलता है। तो ऐसे मगध जनपद के अंदर ही एक साम्राज्य बना। पहले हर्यक वंश बिंबिसार के नेतृत्व में, फिर शिशुनाग और नंद वंश, और फिर नंद वंश के ऊपर ही मौर्य साम्राज्य एस्टेब्लिश होता है। और मौर्य साम्राज्य बहुत फेमस साम्राज्य है। उस टाइम हमारी जो जीडीपी है, बहुत हाई जीडीपी रही है। लगभग 30% हमारा जीडीपी था उस टाइम। तो आज हमारा जीडीपी बिल्कुल डाउन है। इस चीज़ पे भी हमें ऐतिहासिक रूप से क्वेश्चन। तो इतिहास हमें एक सजग नागरिक, मौर्य काल के बाद फिर मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, फिर हर्षवर्धन आ जाता है, और ऐसे ये पूरा प्राचीन काल। इतिहास में सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रियाएं चलती रहती है कि एक बार केंद्रीकरण होता है, फिर विकेंद्रीकरण होता है, फिर केंद्रीकरण होता है, फिर विकेंद्रीकरण होता है। तो पावर स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेज आते रहते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इतिहास की एक मूल विशेषता कह सकते हैं। राइज और डिक्लाइन एक विशेषता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक पार्ट प्राचीन काल है। मध्यकाल की बात करें, तुर्कों के हमले हुए, मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनी ने हमले किए, मोहम्मद गोरी तरह इनकी पहली दूसरी लड़ाई लड़ी, और भारत में जो राजपूत साम्राज्य था, पृथ्वीराज चौहान वगैरह का, वो ख़त्म हुआ, और भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम। तो दिल्ली सल्तनत है, जिसके हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास हमें एडमिनिस्ट्रेशन की समझ भी देता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज के या यूजीसी के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री मेंस में, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव,
वो इतने सहज नहीं होते, लेकिन बहुत सहज होते हैं। आपसे एक ये वो थोड़ा-सा पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशंस का आपके अंदर क्या अप्रोच है कि नहीं? आप रैशनल है कि नहीं? आप माइथोलॉजी और इतिहास को अलग कर पा रहे हैं कि नहीं? इन चीज़ों के लिए वो आपसे कई बारी एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एकता प्रणाली क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफ़ॉर्म क्या थे? तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा डीप में पढ़ना है। इतिहास गहराई तो पैदा करता ही करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, और आपको ज़िंदगी में कभी डोलने नहीं देता, आपको झुकने नहीं देता, आपको बड़ा मजबूती के साथ खड़ा करता है इतिहास। तो दिल्ली सल्तनत, तुर्कों के हमले और मुग़ल साम्राज्य, इन तीनों चैप्टर्स को, हालाँकि इसमें साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे फैक्टर्स भी हैं, जैसे विजयनगर बहमनी है, भक्ति मूवमेंट्स भारत में चलती है, कबीर साहब है, रामदेव जी है, गुरु रविदास जी है, पूरी सिख लहर है, वो सारे मध्यकाल का ही पार्ट है। तो देखो, पुनर्जागरण तो इतिहास में हमेशा चलता रहता है, सूफी मूवमेंट भी चलती है। आपको ये नहीं समझना कि मैं कोई विषय, अगर कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ा विषय लेकर हम चलते हैं तो कुछ विषय छूट भी जाते हैं, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैं भी आखिर चलो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास को जिया है, इतिहास को गहराई से पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, लेकिन कई बारी विषयांतर हो जाना और कई बारी कोई चैप्टर छूट जाना, क्योंकि इतिहास किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो हिंदुओं के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए भी है, वो सिखों के लिए भी है, वो ईसाइयों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, पारसियों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, लिंगायत के लिए भी है। वो सभी के साथ सभी को फैक्ट बताता है कि ये तथ्य रही है भाई, इसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो चीज़ें सही से समझ में आएगी। जैसे ई.एच. कार कहते हैं कि तथ्यों का अध्ययन करना तो सही है, लेकिन तथ्यों को चेक कर लेना, तथ्यों का सही विश्लेषण करना, तथ्यों के आधार पर अपनी एक सोच डेवलप करना। तो इतिहास में एक इतिहास लेखन की परंपरा रही है, हिस्टोरियोग्राफी की परंपरा रही है, और जो भी इतिहास लिखता है उसके व्यक्तिगत बायस उसमें आ जाते हैं। तो इतिहास में अगर आप चाहें कि आप बिल्कुल निष्कपट हो जाएंगे या बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, वो भी समाज का प्राणी है, वो भी इस समाज का ही बायो प्रोडक्ट है। तो वो भी उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराओं से, उस मोडस ऑपरेंडी से, उस प्रोटोकॉल से, उस डेकोरम से प्रभावित रहा होगा। तो कहीं न कहीं उसकी लेखनी में, अब जब हम अल-बरूनी को पढ़ते हैं, अबुल फजल को पढ़ते हैं, ह्यून सांग को पढ़ते हैं, या जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, सबाल्टर्न है, मार्क्सवादी है, इन सब को पढ़ते हैं तो इतिहास सभी ने लिखा है, नो डाउट, बहुत अप टू मार्क लिखा, लेकिन उनके बायस हमेशा पड़े रहते हैं। अब जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भारतीय कल्चर को हमेशा पिछड़ा ही बताते हैं। तो ये मैंने बताया कि मध्यकाल का जो इतिहास है, प्राचीन काल का जो इतिहास है, दो फैक्टर ये है। तीसरा जो है आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन काल नाम इसलिए पड़ा, एंशिएंट इसलिए पड़ा क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ी प्राचीन थी। मध्यकाल का इसलिए पड़ा कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड मध्यकालीन होगी। जोहर प्रथा है, विधवा प्रथा है, सती प्रथा है, ये सारी मुगल काल के दौरान ही। इवन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को जो लेजिटिमेसी मिली है, वो मध्यकाल के दौरान मिली। प्राचीन काल में कुछ ऐसा दिखाई देता नहीं। हाँ, हिस्टोरिकली वहाँ सिर्फ वो शुरू हुई, लेकिन मध्यकाल में इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुई हैं, इसलिए मध्यकाल को मध्यकाल कहा गया। हालांकि मध्यकाल में भी कई बड़े अच्छे और बड़े इनोवेटिव थिंकर हुए हैं। वहाँ के जो है सुल्तान और बादशाह हुए हैं, चाहे वो इल्तुतमिश है, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है, शाहजहाँ है। उन्होंने बहुत
मतलब यूनिक तरीके से सोचा, आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने सोचने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर लेक्चर दें तो कम से कम 10-12 घंटे का ये लेक्चर बनने की उम्मीद होती है। जब इस पे पूरा विस्तार से हम अलग-अलग कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफ़ॉर्म क्या है, इल्तुतमिश का क्या कंट्रीब्यूशन है, रज़िया का क्या कंट्रीब्यूशन है, और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा सुल्तान क्यों कहा गया, सुल्तान और बादशाह में क्या डिफ़रेंस है। तो 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता। बाबर बहुत विजनरी है, डेडिकेटेड है, उसको ज्योग्राफी की समझ बहुत है। बाबर को ज्योग्राफी की समझ बहुत थी, एस्ट्रोलॉजी को वो मानता था। उसने भारत को जीता और भारत से लोदियों का एक तरह से उसने खात्मा करने का पूरा प्री प्लान्ड उसका जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी रणनीति थी, क्योंकि बहुत बड़ा रणनीतिकार तो बाबर था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई 1526 में और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार मुग़ल एम्पायर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मध्यकाल का। मुग़लों में बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगज़ेब है, बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह है, फ़र्रुखसियर है। ऐसे ये सब सम्राट आए, इन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि इंसान चाहे वो बादशाह ही क्यों न बन जाए, लेकिन वो प्रयोग करता है, उसको उस चीज़ का एक तरह से शौक़ होता है, पैशन होता है। और कोई भी चीज़ डेवलप कब होती है, जब आपका वो शौक़ बन जाए, पैशन बन जाए, तो आप कुछ न कुछ यूनिक करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि ऐसे चीज़ें बन जाएगी, ऐसे चीज़ें डेवलप नहीं होती, ऐसे चीज़ों में धार नहीं आती, विचारों की धार से क्रांति पैदा होती है। क्रांति वो सोशल हो सकती है, सोशल रेवोल्यूशन हो सकती है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो सकती है, कल्चरल रेवोल्यूशन हो सकती है, रिलीजियस रेवोल्यूशन हो सकती है, एकेडमिक्स हो सकता है, साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो सकती है। तो ये जो क्रांतियाँ हैं, और इन राजाओं ने, महाराजाओं ने, बादशाहों ने जो इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए, ये कोई सिर्फ ऐसा मत समझना कि काम करने से बन गए। इसके लिए एक स्पेशल एप्टीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो उनमें था। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, और लीडरशिप क्वालिटी के बिना, आपके पैशन के बिना, आपके शौक़ के बिना, आपके रुझान के बिना चीज़ें बनती नहीं हैं। तो मैंने मध्यकाल में बताया कि कैसे, और जो इतिहास है ये सिर्फ मैं नॉर्थ इंडिया का इतिहास नहीं बता रहा, इसमें साउथ इंडिया भी साथ साथ चलता रहा है। प्राचीन काल में जैसे संगम वंश आता है, एक विजयनगर बहमनी साम्राज्य मध्यकाल में आता है, क्योंकि साउथ में जो द्राविड़ कल्चर है, नॉर्थ में आर्यन कल्चर है। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, सिविलाइजेशन की समझ आपको पैदा करनी पड़ेगी, तब भारत का जो इतिहास है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद मध्यकाल के दौरान ही भारत में यूरोपियन मर्चेंट आने लग गए, यूरोपियन कंपनियां आने लग गई, क्योंकि भारत नेचुरल रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी खान था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 30 से 35% हमारा जीडीपी रहा है। भारत ये ना समझें कि आप केवल एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था, पूरे का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे पास था। चाइना हमारा पार्ट था, पाकिस्तान जो आजकल बन चुका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोरिया, श्रीलंका, ये सारा भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में हमारे सामने था। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, और इतिहास इसलिए मोटिवेट करता है, इसलिए आपको बताता है इतिहास कि दिमागी रूप से नक्सली कौन है और दिमागी रूप से पैदल कौन है। क्योंकि आज का जो डिस्कोर्स है, मैंने पहले बताया कि इतिहास प्राचीन और आज के जो काल है उसके अंदर निरंतर एक्टिवली संवाद करता है। आज पूरा भारत दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो वो है जिसको दिमागी नक्सली कहा जाता है, दूसरा वो है जो दिमागी रूप से बिल्कुल पैदल है, जिसको हरा ही हरा दिखता है, जिसको किसी सिस्टम के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूजीसी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोई खामी दिखाई नहीं देती। जिसको रिक्रूटमेंट्स बोर्ड है, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीएससी है, उनके अंदर कोई खामी दिखाई नहीं देती।
जिसको बैंकिंग सेक्टर में कोई खामी दिखाई नहीं देती, जिसको रेलवे में, पब्लिक सेक्टर में कोई खामी दिखाई नहीं देती। तो मेरा ये मानना है कि इतिहास ने ऐसे एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज भारत बिल्कुल 2 भागों में बँट चुका है। भागों में बँटना मतलब दिमागी रूप से। एक को दिमागी नक्सली यानी जो बड़े एडवांस ब्रेन है, जो सिस्टम पर क्वेश्चन करते हैं, जिनमें जैन जी है, जैन अल्फा है और भी यूथ है, जिनमें डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, थिंकर है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर है। अब परसों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ बड़ी बदतमीजी हुई, लॉ फैकल्टी का प्रोफेसर। अब ये कितनी गंभीरजनक बात है, और कई प्रोफेसरों के साथ होती है। कुछ प्रोफेसर बोल जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कई डॉक्टरों के साथ होती है, कुछ डॉक्टर बोल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत एक बहुत मतलब और इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, 140 करोड़ आबादी का देश है, इतनी बड़ी हमारे पास डेमोक्रेसी है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 64 करोड़ वोटर, लीगल वोटर है भारत में, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, और वो वोट डालते हैं, सरकार को डिसाइड करते हैं कि हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इतिहास की जो प्रक्रियाएं हैं, जो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, क्योंकि इतिहास का एक पूरे का पूरा प्रोसेस है। एंशियंट हिस्ट्री का एक प्रोसेस था, मेडिवल का एक प्रोसेस था, आधुनिक भारत का एक प्रोसेस। तो मैंने बताया कि इतिहास के 3 डिवीज़न है। विभाजन अगर किया जाए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और अगर हम तीनों के डिवीज़न की ही बात करें तो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं दूसरी थी, मध्यकाल में वो थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड हो गई, फ्यूडलिज्म आ गया, तानाशाही और रिजिड हो गई, सती प्रथा आ गई, जौहर प्रथा आ गई, चाइल्ड मैरिजेज होने लगे, ये व्यवस्थाएं आ गई, फीमेल को डिग्रेड किया गया। आधुनिक काल को आधुनिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ यूरोपियंस का आगमन हुआ, वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली यानी आए, अल्बुकर्क वगैरह आए, गोवा, सूरत, अहमदाबाद, इन एरियो को उन्होंने, पांडिचेरी वगैरह को मतलब डचीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियन कंपनीज आई, उन्होंने यहाँ का देखा सिस्टम। यहाँ की डेमोक्रेसी का तो कोई सिस्टम था नहीं, यहाँ के एलिट्स को भी उन्होंने देखा, यहाँ के मिडिल क्लास को भी। मिडिल क्लास उस टाइम था नहीं, एलिट क्लास था या बिल्कुल लेबर क्लास था। तो इस प्रकार यूरोपियंस आए तो वो अपने साथ, क्योंकि उसी टाइम वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही है, भौगोलिक खोजें हो रही है। उससे थोड़ा सा पहले इटली में रेनेसां आ गया, पुनर्जागरण, लोगों में तर्क मानववाद पर बात हुई, खोजें होने लगी, वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल आज क्या ही खेल है, या जो तकनीक आज हम देख रहे हैं, आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, ये आज का खेल है। ये इंग्लैंड में बहुत पहले यूँ कहा जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ गई थी, नई नई मशीनों के आविष्कार हुए, भाप का इंजन बना, टाइपराइटर बना, और निरंतर विकसित होता गया सिस्टम। देखो कहाँ हम स्टोन एज पर बात कर रहे थे कि पहिया बना, चाक का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई, और यूँ कहा जाए कि एक मेंटल रेवोल्यूशन हुई। लेकिन यहाँ पर तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, उसका असर पड़ने लगा भारत पर, भौगोलिक खोजें हुई। तो क्योंकि मध्यकाल में भी भारत में कई थिंकर आ गए, इब्न बतूता, अल-बरूनी वगैरह, तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रही। इतिहास में चीज़ें हम बड़ा एक तरह से सीक्वेंस वे में देखते हैं, तो कंटिन्यूटी एंड चेंज जो होता वो मेन फीचर है इतिहास का, कि निरंतरता रहती लेकिन बदलावों के साथ। केंद्रीकरण होता, विकेंद्रीकरण होता है, राइज होता है, फॉल होता है। बड़े बड़े एम्पायर गिरे, बड़े बड़े एम्पायर बने, उनके पीछे ताकतें, चाहे
फिलोसफर्स की रही हो, चाहे कल्चरल रेवोल्यूशंस की रही हो, ताकतें रही है, लेकिन बदलाव आते रहे। बड़ा सहज तरीके से बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाँ, ये है कि मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करते रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार जो मॉडर्न एज है, जो आधुनिक काल है, वो एक पुनर्जागरण का दौर था, रेनेसां का दौर है, वो आधुनिकता का दौर है। कुछ मॉडर्न वैल्यूज आ गई। फ्रेंच रेवोल्यूशंस हो चुकी है, अमेरिका की रेवोल्यूशंस हो चुकी है, चाइनीज़ की रेवोल्यूशंस हो चुकी है। तो जो आधुनिक काल आता है वो रैशनैलिटी आ गई है, लोगों में लॉजिक आ गया, नवजागरण आ गया, वैज्ञानिक खोजें हुई, भौगोलिक खोजें हुई, मानवतावाद का दौर चला, रूसो आया, वॉल्टेयर आया, प्लेटो ने अपनी बात कही, द प्रिंस मैकियावेली ने लिख दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिख दी। तो इस प्रकार लिटरेचर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा। और बदलाव मैंने पहले कहा कि विचारों से आता है। और आज एक वैचारिक जो आज का हम पर्सन देखें कि पीएम साहब खुद कह रहे हैं कि दिमागी नक्सली जो है देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिमागी नक्सली खतरा है या दिमागी रूप से पैदल, या वो पार्किंसन के मरीज की जिनकी दिमाग की कोई मूवमेंट नहीं है, जिनकी दिमाग के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं बन रही। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, क्या वो अंधविश्वासी पाखंडी लोग जिम्मेदार हैं भारत में इतना वो करने के लिए, या दिमागी रूप से नक्सली। तो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ रहा है, वैचारिकी पैदा कर रहा है कि जहाँ जहाँ से हमें लगेगा कि समानता क्यों नहीं स्थापित हो रही, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे, इस मुद्दे पर भी बनाएंगे, बात करेंगे आपसे। सबको ज़मीन में भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही, भ्रष्टाचार क्यों इतना चरम सीमा पर है, जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, डेमोक्रेसी के जो 4 पाए हैं। भाई डेमोक्रेसी 4 पायों पर, 4 दीवारों पर खड़ी है। चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मीडिया है। तो उसके जैसे 4, जैसे ये एक ईंट दिखा रहा हूँ, ईंट से आप क्या, ईंट से आप दीवार बनाते हैं, लेकिन जो 4 पाए हैं, जो 4 उसके पिलर है, एक पिलर ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 जो डेमोक्रेसी के पाए हैं, क्या वो बुनियादी रूप से मजबूत है कि नहीं, क्या वो रैशनल है कि नहीं, क्या उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है कि नहीं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे ही बेरोजगारों को कॉकरोच बोल देते हैं। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा भूमि गबन का एक मामला बन रहा है। तो देश किस दिशा में जा रहा है, इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। और इसकी समझ कहाँ से विकसित होती है, इसकी समझ इतिहास से विकसित होती है, इसकी समझ राजनीति से विकसित होती है, इसकी समझ फिलॉसफी से विकसित होती है। तो प्राचीन काल बताया मैंने, मध्यकाल बताया, आधुनिक काल बताया। और आधुनिक काल में यहाँ पे जो लास्ट ताकत सबसे ज़्यादा यूरोपियन जो मजबूत रही वो ब्रिटिशर्स रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई। शुरू में उन्होंने कहा कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, अकबर से बात करी, जहांगीर से करी, शाहजहाँ से करी, और फिर फरुखशियर से उनको पूरा का पूरा एक तरह से यहाँ पे व्यापार करने का चार्टर ही मिल गया, क्योंकि मुग़ल एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग ऑन दैट टाइम्स। मुग़ल एम्पायर के जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, कल्चरल जो फैक्टर्स थे, वो कमज़ोर होने लगे थे, डिक्लाइन हो रहा था। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बना, जहांदार बना, फरुखशियर बना, मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह बने। तो वो बड़े कमज़ोर और बड़े एक तरह से नाजायज़ टाइप के बादशाह रहे हैं, जिनकी लेजिटिमेसी भारत में नहीं रही। लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, सैयद बंधु मजबूत हो गए, और भारत की मतलब उनके साथ एक भारत में मजबूती नहीं बन पाई। और उस मामले में ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, उनके जो प्रोग्राम्स थे, उनकी जो टूल टेक्निक्स थी,
उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो आईसीएस ऑफिसर्स थे, उनके जो लीडर्स थे, क्योंकि सिस्टम को लीडर्स चलाते हैं। लीडर्स वो पॉलिटिकल लीडर भी आप कह सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर भी। तो उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ यूरोपियन कंपनीज जो उनकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हितों को बड़ा मजबूती के साथ रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से, सर थॉमस रो वगैरह, उन्होंने चाहे अकबर से बात करनी हो, चाहे जहांगीर से, बड़ा मजबूती के साथ बात की और अपने जो वेलफेयर थे उसके, क्योंकि वो तो यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, भारत को एक कॉलोनी के रूप में। और उन्होंने कॉलोनाइजेशन की यहाँ पर शुरुआत करी, उपनिवेशवाद की शुरुआत करी। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रोंग रही और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रोंग रही कि उसने यहाँ पर सिराजुद्दौला को चुनौती दे डाली। सिराजुद्दौला वाज द ग्रेट नवाब ऑफ बंगाल। उस टाइम बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसके अंदर बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। तो वहाँ का जो शासक था सिराजुद्दौला, जो बड़ा विजनरी था, बड़ा ही मजबूत शासक था, नवाब था, उसको चुनौती दे डाली। और बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम, रॉबर्ट क्लाइव, उसने बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया। जून का महीना है, गर्मियों के दिन थे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीती, प्लासी की लड़ाई जीती। और उस लड़ाई के साथ ही ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बहुत गहरे से समझ में आ गई कि जो भारतीयों का किरदार होता है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता। उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वफादारी के नाम पर तोड़ा जा सकता है। क्योंकि सिराजुद्दौला को हराने में मीर जाफ़र का बहुत बड़ा योगदान था। खुद रॉबर्ट क्लाइव ये कह रहा है कि जब हम सिराजुद्दौला के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी तो लोग दूर खड़े खड़े होकर ताड़ियां बजा रहे थे। अगर सब ने एक एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंक दिया जाता, हम डर जाते, हम भाग जाते, लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया। मीर जाफ़र ने गद्दारी की और इस प्रकार बैटल ऑफ प्लासी जीती। और बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद बंगाल पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अंडर हो गया लगभग। फिर बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने 1764 में जीती और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी के अधिकार है वो ब्रिटिशर्स को मिल गए और इस प्रकार उनको सिविल राइट्स मिल गए। बाद में वो क्रिमिनल राइट्स भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेज़ बड़े अग्रेसिव रहे, बड़े एडामेंट थे, बड़े एरोगेंट थे और बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से उनकी लीडरशिप ने बंगाल, बिहार, क्योंकि वो हमारी जो लैंड थी इंडिया की, वो बड़ी फर्टाइल लैंड है, उस लैंड ने भारत को समझने में उनकी समझ विकसित करी। क्योंकि भारत में देखो पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मसालों के व्यापार तक सीमित रहे, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर एक कॉलोनियल पावर के रूप में मतलब मजबूत होते हैं। तो ये बड़ी प्रक्रियाएं हैं इतिहास की जो समझनी पड़ेगी, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल। और तीनों इतिहास ये नहीं कि एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि इतिहास में जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे चीज़ों को, कनेक्ट द डॉट्स नहीं करेंगे, इतिहास की गहरी समझ विकसित नहीं होगी। वो आपको करनी चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ। इसके ऊपर किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी और जो कुछ पढ़ेंगे उसके बाद आपको सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपका थिंकिंग पैटर्न भी सही दिशा में होना चाहिए। जब भी आपको उसकी समझ विकसित होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये तीनों काल चल रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ साथ मैंने बताया कि भारत को दूसरे देशों में जो घटनाएं चल रही है वो भी प्रभावित कर रही है। चाहे अमेरिकी रेवोल्यूशन है, चाहे इंग्लैंड की रेवोल्यूशंस है, चाहे चाइनीज़ है, चाहे फ्रेंच है, रशियन है, वो व्यवस्थाएं भी भारत को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि आज की तरह इतना ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया कि रेनेसां आ चुका था, पुनर्जागरण, रूसो के विचार आ चुके थे, वाल्टेयर के आ चुके थे, मैकियावेली के आ चुके थे, दिदरो के आ चुके थे। तो विचार फैले हैं,
विचार हमेशा फैलता है, विचारों का इन्फेक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो चलता रहता है। तो मैंने आपको इतिहास का डिवीज़न समझाने की कोशिश करी कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कॉलोनियल स्टेट सेटअप किया, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई लड़ी, 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और उन 3 प्रेसिडेंसी में पूरे भारत को समा लिया। और उसके बाद भारत में 565 रियासतों का दौर शुरू होता है। 1857 का विद्रोह होता है। उससे पहले कई चार्टर एक्ट भी इन्होंने पास किए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1835 में इंग्लिश बिकेम आवर ऑफिशियल लैंग्वेज और लॉर्ड मैकाले का चार्टर आता है। यूनिवर्सिटीज़ बनती है बंगाल में बनती है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। तो इस प्रकार अंग्रेज़, और उसी टाइम अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम भी बनाना चाहिए। उसी टाइम अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पर एक रेलवे का स्ट्रक्चर भी तैयार करना चाहिए। मतलब ब्रिटिशर्स, देखो मैंने पहले आपको बताया कि ये चीज़ें कैसे बनती है। आपके अंदर उस चीज़ का शौक़ होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जब तक उस चीज़ का आपके अंदर शौक़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव साम्राज्यवादी ताकत रही है। उन्होंने बड़ी बड़ी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की है, ज्योग्राफिकल एक्सपेडिशंस, ज्योग्राफिकल भौगोलिक एक तरह से बड़े बड़े मार्च उन्होंने किए हैं। तो उनके अंदर इस चीज़ का शौक़ था। वो डरते नहीं थे, वो थमते नहीं थे, वो रुकते नहीं थे, और लगातार वो चलते गए। और इसीलिए उन्होंने भारत जैसी उस ताकत को, भारत एक बहुत बड़ी ताकत था उस टाइम, तो भारत जैसी उस ताकत को उन्होंने जीतने का काम किया। और ये बहुत एक तरह से यूँ कहा जाए कि बुनियादी सवाल था। तो ऐसा नहीं कि वो कोई यूँ कहा जाए कि माँ के पेट से ही ऐसे पैदा हुए थे। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत में इतनी अग्रेसिव ताकत के रूप में यहाँ पे एक कॉलोनी सेट करने, बस्तीवाद को कैसे उन्होंने बड़ी एकदम फिर फ्री ट्रेड कर दिया, खुले व्यापार की नीति, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जैसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो पैसा है वो विदेशों में जा रहा है। आर.सी. दत्त ने ये बात कही है, रजनी पामदत्त ने भी ये बात कही है कि भारत को लूटने का तंत्र, जैसे आजकल वोटों से लूटा जा रहा है, युवाओं का भविष्य जो है पेपर लीक से लूटा जा रहा है। तो आज जैसे वोटों का लूट तंत्र था, अंग्रेजी काल में हमारे जो इकोनॉमिक कल्चरल रिसोर्सेज थे उनको लूटा जा रहा था। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इतिहास गहरी समझ पैदा करता है। इतिहास हमें बताता है कि कैसे चीज़ें बदलती है। हालांकि पावर स्ट्रक्चर वही रहता है। पावर स्ट्रक्चर में भाई उस टाइम गोरे थे, आजकल काले हैं। नीतियाँ इनकी भी वही डिवाइड एंड रूल की है, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ की है, वही ईवीएम से देश को लूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है। हर कमीशन की मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए कि इन्होंने जो भाई भतीजावाद फैलाया, जो अपने ब्यूरोक्रेट्स को सेटअप किया, अपने परिवारों को, जैसे मैंने कल अभय तिवारी का एक एग्जाम्पल दिया कि झारखंड में उसने कोहराम मचा दिया। अभय तिवारी नामक व्यक्ति ने अपने साला को, साली को, भाई को, चचेरा भाई को, सबको सेट कर दिया। तो अभय तिवारी कितना बड़ा उसने गुंडा राज झारखंड में पैदा किया, कैसे पूरे सिस्टम को उसने मतलब हाईजैक कर लिया अभय तिवारी नामक। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे उसने अपने हाथों में खिलौना बनाकर रख लिया। तो क्या अभय तिवारी का वो नहीं होना चाहिए? उसकी जांच होनी चाहिए और उसको मैं कहा जाए कि उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अभय तिवारी की कई पीढ़ियां याद रखें, उनके रोंगटे खड़े हो जाए। इतना बड़ा उसके साथ एट्रोसिटी होनी चाहिए निश्चित रूप से। भाई उसने पूरे स्टेट को ही एक तरह से स्पॉन्सर कर दिया, पूरे स्टेट को ही एक तरह से उसने हाईजैक कर लिया। तो ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं, ये सिस्टम, चाहे वो सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, ज्योग्राफिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको समझना चाहिए। तो अब बात फिर दोबारा वहीं घूम के आती है कि क्या
जो अभय तिवारी के ऊपर जो क्वेश्चन उठाते हैं, क्या वो दिमागी नक्सली है या दिमागी रूप से पैदल है वो? अभय तिवारी के ऊपर जो क्वेश्चन उठे वो क्या सही नहीं है? इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए और बड़ा बुलंद तरीके से बात होनी चाहिए। देश के अंदर डायलॉग की परंपरा फैले, सहज तरीके से वाद विवाद हो, थीसिस एंटीथीसिस होगा तो सिंथेसिस बनेगा, और सिंथेसिस बनने से पहले जो एंटीथीसिस बना उसको भी, उसकी लेजिटिमेसी भी चेक कर लेनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो देश में जो भ्रामक परिस्थितियां पैदा हो रही है, कमीशंस जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक गुंडा राज चला रहे हैं। उन्होंने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, अंधविश्वास की पराकाष्ठा उन्होंने फैलाई, अपने लोगों को सेट किया। देखो अभय तिवारी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने पूरे झारखंड प्रदेश को हाईजैक कर लिया। चलो आदरणीय मुख्यमंत्री सोरेन साहब जानते होंगे सब चीज़ें, क्योंकि आप स्टेट के मुख्यमंत्री है भाई, क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जैसे जैन जी ने कहा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, जैसे अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा, तो झारखंड के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि इतिहास हमें कैसे मदद करता है। तो मैंने आज इसमें डिवीज़न समझाया। और अगर हम बात करें विशेषताओं की, इतिहास की विशेषताएं क्या है, तो इतिहास में कई तरह के इतिहास होते हैं, जैसे सोशल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री है। तो उन चीज़ों को भी साथ साथ समझाएंगे। सामाजिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है। तो इनको समझने से भी आपको, मतलब यहाँ पे आज जो मेरा आपके साथ डिस्कोर्स था उसमें मैंने जो करंट सिनेरियो देश का चल रहा उसके ऊपर तो डेली हम बात करते ही हैं और करते रहेंगे। झारखंड में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, और बात करते रहेंगे कि समानता क्यों नहीं बन पा रही है देश में। बात करेंगे कि रोज़गार के साधन सभी को उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बात करेंगे सभी को ज़मीन भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है, सभी को हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही, सभी को शिक्षा के समुचित समावेशी, मैंने पहले कहा था कि एजुकेशन इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, समावेशी होगी, तो सभी को एक समान आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, इस देश के ऊपर सभी का हक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सभी का हक है। किसान का, मज़दूर का, छात्र का, जैन जी का, जैन अल्फ़ा का, या और जो भी हो सकता है, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, वकीलों का। तो उनको हमें कैटेगरीज में नहीं बांटना। दरअसल सरकार क्या करती है, सरकार आजकल एक चीज़ पर सोच रही है कि जाति व्यवस्था तो रही है, वर्ण व्यवस्था भी रही है, तो वो चाह रही कि डॉक्टर्स की एक अलग कैटेगरी बन जाए, लॉयर की एक अलग कैटेगरी बन जाए, प्रोफेसर्स की एक अलग कैटेगरी बन जाए, किसानों की एक अलग कैटेगरी बन जाए, और उनके अंदर जाके फिर उनको तोड़ते हैं वो। उनकी कोई प्रोटेस्ट या कोई मूवमेंट या कोई उनका बड़ा मास मूवमेंट, जन आंदोलन या आंदोलन कामयाब होने नहीं देते हैं। सरकार क्योंकि इसके पास आईबी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस ताकत बहुत होती है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है कि इतिहास हमें गहरी समझ देता है, हमें फ़िलोसॉफ़िकल बनाता है, हमें रैशनल बनाता है, हमें तर्कशील बनाता है। और जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नेल्सन मंडेला ने भी कहा कि शिक्षा जो है बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, रोजगार सबके लिए होना चाहिए, ज़मीन भागीदारी सबके लिए होनी चाहिए। अगर ये सब होता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया हो सकता है। भारत दोबारा वही हमारा जीडीपी आ सकता है जो 30 से 35% मध्यकाल और लगभग 18वीं सदी तक था।
18वीं सदी तक हमारा 35% जीडीपी होता था। इस चीज़ पर हमें सोचना पड़ेगा। इतिहास से हम सबक भी लेते हैं, इतिहास से हमें विरासत भी मिलती है, इतिहास से हमें कर्जा भी मिल सकता है, इतिहास से हमें बहुत बड़ा खजाना भी मिल सकता है। ये आप पे डिपेंड है कि आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं। क्या आप उस विचार को समझ पाए हैं कि नहीं, जिसमें सतगुरु रविदास जी ने बोला कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम एक ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, एक ऐसे विचार की कल्पना करते हैं जिसमें सभी को समानता मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, किसी को कोई दुख ना हो। और मेरा ये मानना है कि भारत एक समतामूलक समाज बने, भारत में समानता स्थापित हो, भारत की राजनीति में आदर्श आए, मूल्यों की राजनीति हो, राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए, धार्मिक विषयों को व्यक्तिगत विषय माना जाए। ये नहीं कि वो आप एक तरह से धार्मिक रूप से पूरे के पूरे आप पैदल बन जाएं, आपको रैशनल बने, आप साइंटिफिक टेम्पर के स्वामी बने, लॉजिकल रैशनल सोचें। तो आज मैंने जो आपको बताया कि इतिहास क्या है और आज करंट सिनेरियो आपको बताए, इतिहास को डिवाइड किया प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये आप सुनने के बाद, आज का लेक्चर आप सुनने के बाद आपको इतिहास की गहरी समझ विकसित होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इतिहास का डिवीज़न आपको समझ में आएगा और ऐतिहासिक प्रक्रियाएं कैसे बनती है वो आपको समझ में आएगी। और मूलतः आपको समझ में आएगा कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल क्या है, और इतिहास की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वो समझ में आएगी। और इतिहास की जो प्रवृत्तियां हैं कि इतिहास में राइज एंड फॉल हमेशा होता रहता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता रहेगा, कंटिन्यूटी चेंज इतिहास का मूल नियम है, निरंतरता रहेगी बदलाव के साथ। आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, आज हम यूं कहा जाए कि रोबोटिक्स साइंस के दौर में जी रहे हैं। जेनेटिक्स बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन बदलावों के साथ ये चीज़ें वहाँ पर भी थी। तो आज मैंने बात करी स्टोन एज से लेकर ब्रिटिशर एज तक। ब्रिटिशर्स में भी मैंने बताया कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट, इलाहाबाद की संधि, 1813-33 का चार्टर एक्ट, 1857 का विद्रोह, 1858 की विक्टोरिया घोषणा और 1871 और 73 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जो कि 1857 के विद्रोह के प्रतिरोधी के रूप में, क्योंकि 1857 के विद्रोह में सिर्फ रानी झांसी बाई का ही नाम नहीं है, मंगल पांडे का नाम ही नहीं है, माता दीन भंगी का नाम ही नहीं है। उसमें उन सैकड़ों मार्शल जातियों ने बहुत बड़ा अंग्रेज़ों को टक्कर दी थी, जिनको बाद में अंग्रेज़ों ने जन्मजात क्रिमिनल बता दिया कि ये जन्मजात क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक बहुत बड़ा काला अध्याय था भारत के इतिहास में, और जो ब्रिटिशर्स की जो सिविलाइजेशन है उसके फेस पे एक बहुत काला स्टिग्मा है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद 1873 के बाद बंगाल का विभाजन हुआ, बहुत बड़ी घटना 1905। वो भी क्योंकि अंग्रेज़ साजिश करते रहते थे। अंग्रेज़ों ने भारत को सिविलाइज किया, बहुत से लोग कहते हैं अंग्रेज़ों ने भारत को आधुनिक बनाया, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया, भारत को चूसा, भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को चूसा, भारत की जो कम्युनिटी है उसको गुलाम बना दिया। परदादा भी गुलाम, दादा भी गुलाम, बाप भी गुलाम, और वो बेटा भी उसी मानसिकता से जी रहे हैं आज भी। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से विचारों से क्रांति होती है, गंभीरता से विचार करने से क्रांति होती है, सुनने से क्रांति होती है। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप समझ विकसित हो जाएगी कि इतिहास क्या है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। मध्यकाल में आप हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं, आधुनिक काल में आप हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं। सॉरी, मध्यकाल में आप हरीशचंद्र वर्मा नहीं, सॉरी, हाँ 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 हाँ, तो किताब मेरे दिमाग से मिस हो रही है। मध्यकाल में आप हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं, यस यस यस। और आधुनिक काल में आप बिपिन चंद्र को पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार को पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रकार आपको इतिहास की समझ विकसित होगी और आप ऐतिहासिक रूप से एक जागरूक व्यक्ति होंगे। और जितने बड़े बड़े स्टेटस बनते हैं जीवन में या आप आगे बढ़ते हैं, आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धार मजबूत होती है, तो वो इतिहास को समझने से, इतिहास का भी प्रॉपर हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, विश्लेषण करना आना चाहिए, तार्किक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप इतिहास को समझ पाएंगे और ऐतिहासिक रूप से आप एक बड़े सूझबूझ वाले सहज नागरिक बनेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा आपका। ये लेक्चर सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि समानता कैसे स्थापित होती है, स्वतंत्रता, विचारकों का क्या योगदान है। तो जो वैचारिकी असल में खड़ी होती है तो वो इतिहास से होती है। इतिहास को पढ़ने से, इतिहास को लिखने से, उस पर चिंतन मंथन करने से, उस पर सोचने विचारने से। तो आज का लेक्चर आप सुने, ध्यान से सुने, आप सभी सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आप सबसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है जो सभी की शिक्षा की बात करता है, सभी की रोजगार की बात करता है, सभी को ज़मीन भागीदारी की बात करता है, उस मंच में ज़रूर आएँ। लेक्चर ये जितनी मेरी कोशिश रहेगी डेली आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। तो मैंने आपको इतिहास का डिवीज़न बताया, इतिहास की विशेषताएं बताई और इतिहास कैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करी और बड़ा अच्छा लगा और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और एक तरह से मेंटल कैथारसिस हो जाता है, चीज़ों को समझने की और गहरी समझ विकसित होती है, फिलोसॉफिकल चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तो देश कोई ऐसे गुलाम नहीं होता, इस चीज़ को भी इतिहास पढ़ने से समझ आएगी। देश के अंदर कुछ धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से पैदल लोग पैदा हो जाते हैं। जैसे आजकल एक वर्ड चल रहा है दिमागी नक्सल। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि दिमागी नक्सल सही है कि दिमागी पैदल सही है। दिमागी नक्सल मतलब जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़े, जो रूढ़ियों के खिलाफ लड़े, जो दकियानूसी विचारों के खिलाफ लड़े, जो स्टेटस को के खिलाफ लड़े, जो तानाशाही के खिलाफ लड़े। दिमागी रूप से नक्सली वो है जो कमीशंस जितने बने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, जो जुडिशरी को क्वेश्चन करे, जो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस करे, जो लेजिस्लेचर को बोले, जो नेताओं को बोले। क्योंकि नेता क्या होते हैं कि भारत में ओवरनाइट हीरो बनाने की परंपरा है। यहाँ पे क्रिस्मेटिक लीडरशिप का दौर है, तो लोग नेताओं को बोलते नहीं हैं। बाहर ऐसा नहीं है, अमेरिका वगैरह में डोनाल्ड ट्रंप को भी लोग निशाना बना देते हैं, पुतिन को निशाना बना देते हैं। लेकिन भारत में बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर पत्रकार साथियों के लिए, कि वो सरकार के खिलाफ बोलने में सोचते रहते हैं, कई बार सोचते हैं। तो उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, उनको बड़ा ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पैराडाइम्स को समझना चाहिए। क्योंकि बात करने से बात का हल होता है। जैसे जंतर मंतर से बहुत बड़ा हल हुआ, रांची से बहुत बड़ा हल हुआ। पटना के स्टूडेंट्स को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप भी लगातार यूं ही मजबूती के साथ अपना जन आंदोलन रखिए। क्योंकि जन आंदोलन करने से आप बौद्धिक रूप से भी मजबूत होते हैं, सामाजिकता भी आपकी बढ़ती है। अब लेनिन से किसी ने पूछा कि क्रांति कैसे पैदा होती। लेनिन एक बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट था, बहुत बड़ा विचारक था रशिया का। उसने पूछा कि क्रांति कैसे होती, तो उसने कहा कि क्रांति संवाद से पैदा होती है। रिवॉल्यूशंस क्रिएट्स बाय कन्वर्सेशन। तो आपको रेगुलर बातें करती रहनी है, सरकार से, सत्ता से, विपक्ष से, राजनेताओं से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, स्कूलों से, कॉलेजों से, आंगनबाड़ी से, थानों से, कोर्ट कचहरियों से। क्योंकि देखो, जब हम सोशल फैक्टर्स को समझ लेते हैं, अब गांव में आप देखें कि एक लंबरदार जो होता है, जिसको कहीं कहीं नंबरदार भी बोल देते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। जबकि वो पोस्ट आजकल बड़ी इर्रेलेवेंट हो गई है। लेकिन वो ब्रिटिश कालीन ओरिजिन है। भाई दादा लंबरदार था तो उसका बाप बनेगा, सॉरी उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा तो उसका पोता बनेगा। तो लंबरदार की परंपरा है, चौकीदार की परंपरा है, या सरपंच की परंपरा है। तो भारत में एक व्यक्ति को लीडर बना देते हैं तो फिर उसको सारे लोग पूजने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्शिपिंग गॉड की जो परंपरा है, लीडर्स को वर्शिप किया जाता है, वो गलत है। हमें सभी के ऊपर क्वेश्चन उठाने चाहिए।
हमें फ्रीडम मोमेंट्स को समझते समय सोचना चाहिए कि जिन्ना का क्या रोल है, गांधी का क्या रोल है, अंबेडकर का क्या रोल है, सरदार पटेल का क्या रोल है, नेहरू का क्या रोल है। उनके कंट्रीब्यूशंस पर बात होनी चाहिए, पूना पैक्ट पर बात होनी चाहिए। अब कल जो था, कल हमारा कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, तो कम्युनल अवार्ड पर बहुत कम लोगों ने इस पे बात की है। बात होनी चाहिए कि कम्युनल अवार्ड में मंगूराम जी मंगोवालिया और स्वामी अच्युतानंद जी का बहुत बड़ा रोल था कम्युनल अवार्ड पास कराने में। उसके माध्यम से डबल वोट का राइट मिला, उसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता मिलनी थी, लेकिन उसका गला घोट दिया पूना पैक्ट ने। इस पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर विषय पर बात होनी चाहिए जो खासकर आधुनिक काल के दौरान हुए हैं, चाहे 1905 का बंगाल विभाजन है, चाहे 1906 का सूरत विभाजन है, चाहे 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, चाहे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, चाहे 1922 का जो सम्मेलन हुआ है डाउन दलित की जो रिप्रेजेंटेशन के लिए, उस पर बात होनी चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स पर बात होनी चाहिए, बेबल प्लान पर बात होनी चाहिए, हैं, गांधी के मोमेंट्स उन पर बात होनी चाहिए कि गांधी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। चाहे चंपारण मोमेंट है उसका, चाहे अहमदाबाद है, चाहे खेड़ा है, चाहे उसका असहयोग आंदोलन है, चाहे उसका सिविल डिसोबीडेंस है, भारत छोड़ो मोमेंट है, उस पर गांधी की क्या भूमिका रही है। भारत 1857 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ, भारत 1905 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ, क्योंकि भारत की आज़ादी मिली है। भारत 1919 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ, भारत 1921 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ, भारत 1900 यूँ कहा जाए कि 1930-31 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ, 1935 में क्यों नहीं आज़ाद हुआ। तो अंग्रेज़ों की सारी करतूतों को हमें समझना चाहिए कि अंग्रेज़ बहुत खतरनाक साजिश करते थे। स्टेट का बहुत बड़ा एजेंडा होता है, वैसे कोई भी हो, आज के जो स्टेटमैन्स है वो भी बहुत बड़ी साजिशें करते हैं। कभी वो वर्ण व्यवस्था को ऊपर ले आते हैं, कभी जाति व्यवस्था को ऊपर ले आते हैं, कभी वो जंतर मंतर की मूवमेंट को एक पॉइंट पर लाकर छोड़ देते हैं कि जंतर मंतर मूवमेंट अभिजीत दीपके ने चलाई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, बस। अब वहाँ से क्या निकलेगा, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, जिनका इतना ज़्यादा खतरनाक मोड में आ गया जीवन, क्योंकि एक एफआईआर होने से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो जंतर मंतर आंदोलन को एक पॉइंट पे लाके छोड़ देना, देखो स्टेट का कितना बड़ा एजेंडा कि धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेदार है, इसका इस्तीफा। रोहित वोमिला का जो मर्डर हुआ था, उसको स्मृति ईरानी का इस्तीफा लेकर उसको छोड़ देना। मिर्चपुर का जो कांड हुआ था कि उनको आवास मिल जाएगा, बस। तो ये एक पॉइंट पर लाकर छोड़ देना। इवन रांची मूवमेंट जो हुई, अभी रांची का जो आंदोलन चला, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको कहा गया बस 2015 से 2025 तक की जो भी भर्तियां हुई उनकी जांच होगी और उनको रद्द किया जाएगा, प्रीलिम्स दोबारा होगा। देवेंद्र महतो ने फटाफट अपना जो है अनशन वापस ले लिया, आंदोलन छोड़ दिया। तो स्टेट का कितना बड़ा एजेंडा होता है कि बिल्कुल एकदम इतनी बड़ी परिघटना को एक पॉइंट पे लाके छोड़ देना, एक पॉइंट पे लाके बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना, उसको मिट्टी में मिला देना, ये स्टेट का एजेंडा। इसको समझना पड़ेगा बड़ा गहराई से कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वांगचुक भी वापस चला गया और कॉकरोच जनता पार्टी भी एक तरह से गर्त में चली गई। हालांकि वो मूवमेंट करते रहेंगे, युवाओं पर मुझे भरोसा है, हमेशा मैं युवाओं से संवाद करता हूँ, युवाओं से संवाद करना भी चाहिए, बड़ा रोचक भी होता है और आप मौलिक रूप से भी विकसित होते हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आंसर्स होते हैं, वो बड़े आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, जो किताबों में नहीं मिलते, जो लिटरेचर में नहीं मिलते, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पैराडाइम्स में नहीं मिलते। तो युवाओं के साथ सरकार को संवाद करना चाहिए, खुल के संवाद करना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम लिमिटेड कर देते हैं कि आप 8 जने आ जाओ, 7 जने आ जाओ, कमेटी बना लो, ये भी गलत है। हर युवा से बात होनी चाहिए, वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे देश को मजबूत कर रहा। हर किसान से बात होनी चाहिए, वो हमारे देश का भविष्य है। हर जवान से बात होनी चाहिए, हर डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर से बात सरकार को करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे ज़माना बड़ा बदल रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा।
और शायद इसीलिए मोहन भागवत जी ने ये बोला कि युवाओं पर हमारा बहुत बड़ा विश्वास है, वो बहुत बड़े देशभक्त है। खुद देखो कितनी बड़ी बदलाव आया है उनकी सोच में। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ है, आरएसएस के सर संघ चालक है, उन्होंने खुद आकर स्वीकार किया सोशल प्लेटफार्म से, मीडिया के सामने, कि जैन जी हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उन पर हमें विश्वास है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान साहब तो इस्तीफा दे ही गए थे, अब अमित शाह का इस्तीफा होना था, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत जी आ जाते सामने। आप देखिए स्टेट का एजेंडा कि किसको मारना है। धर्मेंद्र प्रधान, मैंने पहले भी अपने सोशल प्लेटफार्म से ये बात बोली थी कि धर्मेंद्र प्रधान निशाना है, उसको लेके ये ज़रूर मानेंगे और वो लेके माने। लेकिन जहां अमित शाह की बात आई कि अमित शाह की अभी उनको ज़रूरत है, आदित्यनाथ योगी की अभी उनको ज़रूरत है, राजनाथ सिंह की अभी उनको ज़रूरत है, शिवराज सिंह चौहान की उनको अभी ज़रूरत है। अभी कल जो बीजेपी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बनी है कि कई लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। जैसे पंजाब का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पंजाब का जो मतलब व्यक्ति है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है पॉलिटिकल, जो वहाँ के जो मनप्रीत सिंह बादल, और उसको उपाध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी। तरुण चुग को शामिल किया गया है, कई राज्यों के इंचार्ज बनाए हैं। अभी वो पूर्ण रूप से दिमाग में नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप किसी भी तरह आप समझो सिस्टम को। अगर आप सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम को पहचानेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जब ही आगे आ सकते हैं जब हम सिस्टम को समझें, सोशल सिस्टम को समझें, इकोनॉमिक सिस्टम को समझें, पॉलिटिकल कल्चरल सिस्टम को समझें। क्योंकि भारत केवल एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन नहीं है, भारत एक केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, भारत केवल एक आर्थिक अभिव्यक्ति नहीं है, केवल पॉलिटिकल। भारत की जो वैल्यूज़ रही है, कल्चरल एथोज़ रहा, उसको हमें समझना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने समझा और उसका उन्होंने अपने पक्ष में प्रयोग किया। हम भारत को समझेंगे अपने पक्ष में, भारत को पहचानेंगे, आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इतिहास बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। इतिहास हमें सिखाता है कि कबीर साहब से हमें क्या मिलेगा, सतगुरु रविदास जी से हमें क्या मिलेगा, सतगुरु गुरु नानक साहब से हमें क्या मिलेगा, दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी से हमें क्या प्रेरणा मिलेगी। ये इतिहास हमें बताता है, जागरूक करता है, तर्क पैदा करता है, सोचने विचारने, हमारी सोच का दायरा विकसित करता है, हमें एक प्रशासनिक सोच देता है। हमें समझाता कि अलबरूनी का क्या बढ़िया था, क्या घटिया था। हमें समझाता कि अबुल फजल कहाँ पर कमज़ोर था, कहाँ पर स्ट्रोंग था। हमें बताता कि अकबर की पॉलिसी जो थी, सुलह कुल की नीति, वो क्या थी। हमें बताता कि अलाउद्दीन के जो मार्केट रिफॉर्म थे वो क्या थे। हमें बताता कि बलबन का जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी, लो रक्त की नीति, वो क्या थी। हमें बताता कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला। हमें बताता है कि इंग्लैंड की क्रांति से हमें क्या मिला। हमें बताता कि चाइना की क्रांति से हमें क्या मिला। इतिहास बताता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिन परिवारों का, जिन समुदायों का अपना इतिहास नहीं होता, उनका भविष्य नहीं होता। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन समुदायों का अपना इतिहास नहीं होता, उनका भविष्य नहीं होता। तो इतिहास को हमें बड़ा सहज के रखना चाहिए। इतिहास पर भी क्वेश्चन उठाने चाहिए, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो। और इतिहास पर हमें निश्चित रूप से सोचना विचारना चाहिए, क्योंकि इतिहास पे हम सोचेंगे, विचारेंगे तो हम गतिशील रहेंगे, डायनामिक रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, लीडरशिप स्किल डेवलप होगी। हमारा जो ब्रेन है वो एडवांस ब्रेन में शामिल होगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया। एडवांस ब्रेन को ही आप ध्यान रखिए, जिनका एडवांस ब्रेन है उनको ही निशाना किया है कि वो क्या है, दिमाग की नक्सली है।
पहले अर्बन नक्सली कहते थे, अब नई टर्म आ गई दिमागी नक्सली, कि जो सवाल उठाते हैं कि डीयू में जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो प्रोफेसर्स की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्ती हो रही है उसमें कितना बड़ा स्कैम है। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही कितना बड़ा स्कैम है। बनारस यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू में या यूजीसी के अंडर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं? वो सबाल्टर्न को तो मिल नहीं रहे, वो सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, ओप्रेस्ड क्लास को तो मिल नहीं रहे, उन दलितों को, उन दबे कुचले परिवारों को नहीं मिल रहे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको वर्ण व्यवस्था नामक आध्यात्मिकरण ने खतरनाक तरीके से, इस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया था, बनाया था, कि वर्ण व्यवस्था के आध्यात्मिकरण ने, जाति व्यवस्था ने या अवैज्ञानिक सोच ने कितनी ज़्यादा असमानता पैदा की है। इसलिए समानता पैदा नहीं होती। तो इन सब विषयों पर हम बोलते हैं। इतिहास जागरूकता पैदा कर रहा है, पैदा करता है, कंटिन्यूटी चेंज को समझाता है, साम्राज्य कैसे टूटते हैं, कैसे बनते हैं उसको समझाता है, फिलॉसफी को कैसे समझना है, ज्योग्राफी को कैसे समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे समझना, स्टेट के एजेंडे को कैसे समझना, बुद्धिज़्म की असली चरित्र को कैसे पहचानना, जैनिज़्म के चरित्र को कैसे पहचानना, बिंबिसार को कैसे समझना है, अजातशत्रु को कैसे समझना है, अशोका का जो धम्म था उसको कैसे समझना है। ये इतिहास और आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस है, जो आपकी मोडस ऑपरेंडी है, जो आपकी मोडस विवेंडी है, उसको कैसे समझना है, ये इतिहास हमें समझ विकसित करता है। इतिहास हमें जागरूक करता है। इतिहास हमें बताता है कि आपको अभी जागना है। अभी 15 अगस्त 2026 को हमने भारत का आज़ादी का दिवस मनाया, और आज़ादी के दिवस को मनाते समय लाल किले की प्राचीर से भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नागरिकों को कह रहे हैं, भारत के बड़े सिविलाइज्ड और बड़े सोचने समझने वाले, बड़े सहज, बड़े साइंटिफिक टेम्पर वाले उन नागरिकों से कह रहे हैं कि आप क्या हो? दिमागी नक्सली हो। अब बताइए, एक प्रधानमंत्री के लेवल पर बैठा हुआ बंदा, उसकी सोच, उसका नज़रिया, उसका एप्टीट्यूड आप देखिए, कि वो जो दिमाग से सोचते हैं उनको दिमागी नक्सली कह रहा है। क्या उसने दिमागी पैदल पर बात नहीं की कि जो दिमागी रूप से गोबर गणेश है, दिमागी रूप से जो गोबर गणेश है, दिमागी रूप से जो पैदल है, जो भोंदू है, उनसे बात नहीं की? तो ये विषय बहुत बहुत सीरियस विषय है, बड़ा गंभीर विषय है भाई। एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म है हमारे लिए। लाल किला, कोई लाल किले की प्राचीर कोई आम बात नहीं है। लाल किला हमारी नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसकी, और वहाँ से आप बोल रहे हैं कि दिमागी नक्सलियों से देश को खतरा है। अब किन दिमागी नक्सलियों की बात कर रहे हैं आप? कि जो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को बता रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी देश के लिए खतरनाक है, उनको आप दिमागी नक्सली कह रहे हैं। जो किसानों की बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, जो संवैधानिक प्रिंसिपल्स में विश्वास करते हैं, उनको आप दिमागी नक्सली कह रहे हैं। जो यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो एचपीएससी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बीपीएससी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे, उनको आप दिमागी नक्सली। और वो क्वेश्चन कोई गलत नहीं उठा रहे, उनके पास पूरा डाटा है कि हमारे देश में 64 करोड़ वोटर एक ईवीएम मशीन के द्वारा ठगा जाता है। तो ईवीएम बंद नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ईवीएम एक स्टेट स्पॉन्सर, एक वोट लूटने का तंत्र है। स्टेट ने इसको स्पॉन्सर किया, स्टेट का एजेंडा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, उसको ज़रूर बैलेट पेपर शुरू करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स देश में पैदा हो गया है कि दिमागी जो नक्सली है और दिमागी जो पैदल है, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ी एक मतलब बीच में यूँ कहा जाए कि लाइन बन गई है, डिमार्केशन,
कि एक देश में दिमागी रूप से नक्सली लोग हैं, एक दिमागी रूप से पैदल लोग हैं। आप किसको एक्सेप्ट करते हो, किसकी बातों को सुनते हैं, ये आप पर विचार करना है, ये आपको सोचना है, ये आपको बताना है। नहीं तो देखो एट्रोसिटीज़ होती रहेगी और सभी के साथ, जवानों के साथ, किसानों के साथ। अब जवानों में भी आजकल जैसे अग्निवीर एक बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू की सरकार ने, इसका मैं विरोध करता हूँ, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ कि इसने कोहराम मचा दिया समाज में। जो अग्निवीर की परंपरा है, आप क्या मैसेज दे रहे हो भारत के यूथ को, जैन जी को? आप उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रख रहे हो। भाई कॉन्ट्रैक्चुअल की प्रथा जो है, संविदा के आधार पर जो भर्तियां हैं, वो बड़ी खतरनाक है। आउटसोर्सिंग बहुत खतरनाक है। स्थायी भर्तियों का कोई प्रॉपर वो मैकेनिज़्म बने, रोजगार के सभी को साधन मिले, शिक्षा का सभी को अधिकार हो, सभी को सेहत स्वास्थ्य की अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। हर ज़िला लेवल पर एम्स खोले जाएं, जैसे बठिंडा में खुला एम्स, दिल्ली में एम्स है। एम्स की जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हर ज़िला लेवल पर। ये नहीं कि हम सिर्फ एक डेमोक्रेसी कहते रहे। सबसे बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, स्पेशलिस्ट हो वहाँ पर, कैंसर के, ब्रेन के, किडनी के, लीवर के, वो सब स्पेशलिस्ट वहाँ पर होने चाहिए। अभी एक निरंकारी हेल्थ सेंटर खुला है, 1000 बेड प्लस, निरंकारी कॉलोनी के पास, बुराड़ी के साथ ही एक जगह है जहाँ पे वहाँ सरोवर है, उसके साथ में बहुत बड़ा। अब देखिए ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, निरंकारी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, उसने निरंकारी हेल्थ सिटी के नाम से डेवलप किया है। करोड़ों रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। मैं आप सभी को कहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप वहाँ पर जाकर देखिए कि देखिए ये प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कैसे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीपीएल्स को हम अलाउ कर रहे हैं, बीपीएल जितने भी बीपीएल लोग होंगे उनको वो शायद फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे दिमाग में आ गई बात, तो मुझे आपको शेयर करने में कोई कोताही नहीं है। इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए। देश में रोड बनने चाहिए, रेलवे का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रेलवे में सुधार होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में सुधार होना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। नए नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, पोर्ट्स बनने चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या एक कैंटीन जो इतना गंदा खाना दे देता है जिससे बच्चों की जान चली जाती है, क्या उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए? सरकार कहाँ सो रही है? तो हमें दिमागी रूप से नक्सली होना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें कोई वो नहीं है कि हम कोई गलत कर रहे हैं। भाई दिमाग क्वेश्चन तो करेगा ही, सत्ता से ही करेगा। दिमाग का काम ही होता है रैशनल। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो सच बोलता ही बोलता है। उसके अंदर वो चीज़ें पड़ी होती कि आपको इन पे बात करनी ही करनी। और इतिहास तो हमारा दायरा विकसित करता है। तो इतिहास हमें सामाजिक सिस्टम को समझने में मदद करता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, विधवा व्यवस्था क्या है, सती प्रथा क्या है। इतिहास मदद करता है कि आर्थिक सिस्टम को समझने में, कि बैंकिंग सिस्टम कैसे आया, करेंसी कैसे आई। इतिहास पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में मदद करता है कि डेमोक्रेसी क्या है, तानाशाही क्या है, क्या इनके फ्लैबैक्स है, क्या इनके फैक्टर्स है जो देश दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो इतिहास पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को, आरबीआई को, यूजीसी को, यूपीएससी को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, डेमोक्रेसी को, प्राइवेटाइजेशन को, कॉरपोरेट सेक्टर को, लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, नेचुरल रिसोर्सेज को समझने में मदद करता है। इतिहास हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इतिहास हमें रैशनल बनाता है और एक बहुत बढ़िया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप करता है इतिहास। क्योंकि जब आप पॉलिसी मेकर बनते हैं तो इतिहास से सबसे ज़्यादा मदद, सपोज करो आपको कोई एजुकेशन पे पॉलिसी बनानी है, तो आपको वो सारा स्टडी करना पड़ेगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या था, गुरुकुल सिस्टम क्या था, मकतब क्या था, मदरसा क्या था,
नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 33 में क्या हुआ, 1835 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ। तो वो सारी व्यवस्थाएं हमें पढ़नी पड़ेगी। जितने शिक्षा के ऊपर आयोग बने, मैकाले की मानसिकता क्या थी, हमें क्या करना है, साइंटिफिक एजुकेशन क्या होती है, इनक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होती है। तो सारे कंटेंट्स पर आप बात करते हैं, तब आप एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे और फिर जो आपका सिलेबस बनेगा वो बड़ा रैशनल बनेगा, वो बायस नहीं होगा। हालांकि इतिहासकार हमेशा बायस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक इतिहासकार से हम कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि इतिहास भी एक समाज का प्राणी होता है। तो लेकिन इतिहास को पढ़ते पढ़ते हमें एक समझ विकसित हो जाती है कि हम कैसा देश देखना चाहते हैं, कैसा भविष्य देखना चाहते हैं। इतिहास हमें विवेक देता है, सहज बुद्धि देता है, रैशनल बनाता है, भविष्य की हमारी दृष्टि को स्पष्ट करता है, हमें क्रांति के लिए एक आधार पैदा करता है, हमें एक धार देता है। तो इन सब विषयों पर हमें बात करनी चाहिए, करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आप सब मुझे यूं ही सुनते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे। कमेंट्स अगर कोई आपका है तो आप निश्चित रूप से बिना कोई लाग लपेट के आप बोल सकते हैं। तो आप सब ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय विज्ञान। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876589750। व्हाट्सएप पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। शेड्यूल कई बार बिजी होता है, कॉल उठाना असंभव होता है। व्हाट्सएप पे आप छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से उसका रिप्लाई होगा। व्यक्तिगत रूप से कोई साथी मिलना चाहे तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हो सकता हूँ। ज़रूर आप मेरे से बात करें। मैं इस देश का एक बड़ा एक्टिव सिटीज़न हूँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे हम अपना कोई इनपुट्स दे सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था में कैसे अपना इनपुट्स दे सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में या एकेडमिक्स में। हालांकि मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस लगभग 20 साल हो चुका है। कई कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर लिया, स्कूलों कॉलेजों में बच्चों, क्योंकि मेरे को युवाओं से संवाद करना मेरा पैशन है। आजकल तो चलो जैन जी आ गया है, उनसे भी बात करता हूँ, जैन जी से, जैन अल्फ़ा से। लेकिन मैं एक ओवरऑल युवा संवाद बोलता हूँ इसको, युवा संवाद। उनका जो संवाद होता है वो बड़ा जायकेदार, रोचक और मज़ेदार होता है। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच नहीं सकते वो उस लेवल की सोच रखते हैं। और आपने देखा कि उन्होंने सिस्टम को पूरा हिला के रख दिया, कोहराम मचा दिया सिस्टम में, कोहराम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को बिल्कुल डंके की चोट पर कह देना कि आप ये सब गलत कर रहे हो। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इनको पहचानना पड़ेगा। निश्चित रूप से युवा संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है बदलाव का। तो मैं युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे युवा जानने वाले हैं, कोई दिल्ली से है, पटना से है, लखनऊ से है, बाराबंकी से हमारे एक साथी है लालचंद सोनी जी, बाराबंकी से, वो भी निश्चित रूप से जुड़े। अयोध्या से हमारे कई साथी है, कौशलेश जी है और कई साथी वो जुड़े। दिल्ली से कई साथी हैं, क्योंकि दिल्ली में मैं रहा भी हूँ, मुखर्जी नगर में। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, वहाँ के जो प्रयोग वो बड़े बेजोड़ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ हमेशा मेरे दिल में रहती है मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, गोपालपुर, धीरपुर, निरंकारी कॉलोनी। ये एरिया बड़ा रोचक है। कई साथी जालंधर से हैं, लुधियाना से हैं, बठिंडा से कई साथी हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आप जुड़े रहिए व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। बहुत जल्द ही हम अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, बहुत जल्द ही गूगल मीट रेगुलर शुरू होगी। पिछले कुछ दिनों से डिसकंटिन्यू है,
तो आप विश्वास रखिए, किसी बहुत अहम काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ तो निश्चित रूप से ये मेरा एक वो रहता है। मैं जितना मेरे पास टाइम होता है, कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आपसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आपसे सोशल फैक्टर्स पर बात करता हूँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स को, देश को विकसित कैसे बनाना है, देश को बुलंदियों पर कैसे लेके जाना है। आप सोचते होंगे कि मैं वैसे लगा हूँ, अगर यही बात भगत सिंह सोचता कि मैं देश के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से देश आज़ाद नहीं होता। तो मैं ये बिल्कुल यूँ कहा जाए कि निस्वार्थ भाव से आपके साथ मिलता हूँ। तो कारगिल से कन्याकुमारी तक, इवन भारत से बाहर भी, क्योंकि आजकल तो दौर जो है डिजिटल का दौर है, व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हो। आपकी बातें रोचक भी हो सकती है, आपकी बातें किसी को थोड़ी सी अरोचक भी लग सकती है, आपकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन आपको विरोध आलोचना से नहीं डरना, क्योंकि विरोध विकास की पहली पहचान होती है। बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि विरोध से ही विकास होता है। तो निश्चित रूप से आप सभी सुनते हैं, मजबूती के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं, और भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हर व्यक्ति तक जुड़ने की कोशिश कर रहा, 1 to 1, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतिहास का अध्ययन किया है, हमने देश के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की है, पावर स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की है, पॉलिटिकल की को पहचानने की कोशिश की है। तो दौर चाहे कोई भी हो, चीज़ें लगभग सेम रहती है, ये इतिहास से हमने समझा। लोगों की मानसिकताएं बहुत कम बदलती है, तो मानसिकताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटलिटी ऑफ द करंट पीपल्स, हमेशा हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, प्राथमिकता में रहेगा। आपसे गुजारिश यही है कि हमारे विषय थोड़े से गंभीर होते हैं, सहज तरीके से उनको सोचने की आप ज़रूर कोशिश करें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। तो आज मैं फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे रजा लेता हूँ कि आप सब ने सुना, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हेल्दी वेल्दी रहें, कुशल मंगल रहें, खुशहाल रहें। सभी को जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।